वोकेबलरी किसी भी एग्जामिनेशन को क्रॉस करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर आज हम क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश ग्रामर से वोकेबलरी के इडियम्स एंड फ्रेजेस पर पार्ट 3 आज आपके सामने ला रहे हैं। और हम हैं आज 21st इडियम और फ्रेज पर। आइए हम देखते हैं कि उसे लर्न कैसे करें। हमने जैसे कि पिछले पार्ट में आपको बताया कि क्या टेक्निक्स होती हैं किसी भी इडियम या फ्रेज को या वोकेबलरी के किसी सिनोनिम या ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम, होमोफोन, होमोनिम को लर्न करने में। तो हमने कुछ टेक्निक्स आपको बताई हैं। उन टेक्निक्स को हम टॉप 50 तक कनेक्ट करेंगे और आपको टॉप 50 तक ये इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर हेल्पफुल लगते हैं तो फिर हम टॉप 100 तक जाएंगे। एंड आई होप कि ये वो सेलेक्टेड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जिनको आप अगर एक बार सही से सुन लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएंगे। और किसी भी इडियम या फ्रेजेस को लर्न करने में सबसे अहम बात ये होती है कि अगर हम उसको सीधे सीधे बुक से याद करें और जो लिखा हुआ है उसको एब्जॉर्ब, इम्बाइब करें माइंड में, तो वो याद नहीं होता। याद होता है हमें सुनने से। द मोर यू लिसन द मोर यू बिकम एबल टू राइट एंड रीड। जितना ज़्यादा आप सुनते हैं उतनी ही काबिलियत आपके अंदर बढ़ती है। तो हम यहाँ पर हर इडियम के साथ एक उसका यूजेज, एक उसका कोई भी लिंक, मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और आज आप 21st हमारे वर्ड को, हमारे इडियम को सीखेंगे और डायरी और आप पेन लेकर के बैठें और इन वर्ड्स को नोट करते रहें। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप भी लिंक बनाने लगे हैं। और जिस दिन आप लिंक बनाना सीख जाएं, समझिए वोकेबलरी आसान हो गई। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए उसका आपको पता चल जाना ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं 21st इडियम से। इसमें है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब लीव नो स्टोन अनटर्न्ड को अगर हम देखें तो सबसे पहले जानते हैं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है कोई कसर न छोड़ना। कोई कसर न छोड़ना किस सेंस में? कि भरसक प्रयत्न करना। इसको आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। कोई कसर ना छोड़ना। अब हमने मान लीजिए कि याद किया लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर ना छोड़ना। तो एग्जामिनेशन में जैसे कि ये मीनिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये ईडियम इन्हीं वर्ड्स के अंदर आए, बल्कि ये ईडियम किन्हीं और वर्ड्स के अंदर भी आ सकता है। तो हमें किसी भी वोकेबलरी में किसी भी वर्ड की, किसी भी एक्सप्रेशन के सेंस को समझना है, उसकी स्पिरिट को समझना है। और जो भी मीनिंग आए फिर आप स्पिरिट मैच करके देखिए क्या इस वर्ड के अंदर वही सेंस आ रहा है या नहीं। अब इसी तरह से यहाँ पर इसके मीनिंग को इंग्लिश में लेते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इट मीन्स टू डू योर बेस्ट, टू डू योर बेस्ट एफर्ट्स। कुल मिलाकर के अपनी कोशिश को किसी भी तरह से आप किन्हीं वर्ड्स में जाहिर करें कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की थी। यू डिड योर बेस्ट, यू परफॉर्म्ड वेरी वेल, इट वॉज द बेस्ट। कुछ भी अगर आपको 4 ऑप्शंस में से ये सेंस, योर बेस्ट का कोई भी मीनिंग किसी भी ऑप्शन में अगर मिलता है तो आप उसको टिक कर देंगे, उसको आंसर चुन लेंगे। तो हमें सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन का ये मीनिंग नहीं याद करना होता, बल्कि हमको ये सेंस समझ लेना होता है कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये किस जगह पर यूज़ हुई है। तो यहाँ पर कोई कसर ना छोड़ना, टू डू योर बेस्ट, हमने इसका मीनिंग ले लिया। और दूसरी बात याद करने से पहले हमें समझनी है कि ये वर्ब है। इट मीन्स ये वर्ब की जगह यूज़ होगा। तो हमने यहाँ मीनिंग सीख लिया, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया। अब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। लीव नो स्टोन अनटर्न हमारी एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आई शैल, आई विल। आई शैल और आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू पास दिस एग्जामिनेशन। तो ये आपका इजी यूज़ हो गया और इस यूज़ को आप लिख लीजिए
और बार बार इसी को यूज़ करना है अपने डे टू डे लाइफ में। आप कितने ही सारे यूजेज कीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए एक लिख कर रख लें। अब सवाल है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका ऐसा क्या लिंक बनाएं कि कोई कसर ना छोड़ने से ये जुड़ जाए। तो यहाँ पर है स्टोन, अनटर्न्ड। मान लीजिए टर्न का मतलब है पलटना और अनटर्न ना पलटना। स्टोन मीन्स पत्थर। अब हम कोई बेतुकी बात इससे जोड़ेंगे कि ये याद कैसे रहे। सपोज किया हमने कि आप कोई ख़जाना ढूंढने निकले और बहुत सारे स्टोन्स वहाँ पर पड़े हुए हैं और किसी स्टोन के नीचे उसका मैप है, नक्शा बना हुआ है कि ख़जाने तक कैसे पहुँचना है। तो इतने सारे पत्थरों को आपने सबको टर्न कर कर के देखा, यानी आपने छोड़ा नहीं कोई भी पत्थर बिना टर्न किए। इसका मतलब आपने पूरा प्रयास कर लिया। तो खुद ये एक्सप्रेशन आपको याद दिला देगी कि इसका मतलब है पूरी कोशिश करना। अगले एक्सप्रेशन पर हम आते हैं 22। किथ एंड किन, इसका मतलब होता है रिलेटिव्स, खानदान वाले लोग। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी, ब्लड रिलेशन, सब इसके मीनिंग्स के अंदर आएंगे। तो जहाँ रिलेशंस, रिश्तेदार मतलब एक जो ख़ानदान का ट्री चलता है उसके अंदर जो हमारे रिलेशंस होते हैं उसको रिश्तेदार बोलते हैं, और जो हमारे मोहल्लेदार होते हैं, सोसाइटी में लोग होते हैं, वो रिश्तेदार नहीं होते बल्कि जानकार होते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन से जो ट्री फैला है उससे रिलेटेड है। तो किथ एंड किन मीनिंग आ गया। अब ये है हमारा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मतलब नाउन की जगह काम कर रहा है और एक से ज़्यादा वर्ड्स इसके अंदर आए हुए हैं। तो किथ एंड किन का मतलब हो गया रिलेटिव्स। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, मीनिंग देखा। अब इसका यूजेज कर लेते हैं। यूज़ क्या होगा, आई एम गोइंग टू इन्वाइट माई किथ एंड किन। आई एम गोइंग टू इन्वाइट। अगर आपको बहुत मुश्किल लगता है कोई सेंटेंस बनाना तो आप क्या करें, शुड का यूज़ कर लें पॉजिटिव सेंटेंसेस में। आई शुड कॉल, आई शुड इन्वाइट माई किथ एंड किन इन ऑन माई बर्थडे, या जो भी आपका ओकेज़न हो। अब आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम क्या लिंक बनाएं कि रिलेटिव से किथ एंड किन याद हो जाए। जब हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो पंजाबी भाषा में कित्थे, कित्थे मीन्स कहाँ। तो भाई कित्थे बैठे हैं, और या ये बेतुकी बात यहाँ तुक आपको देगी, जोड़ सकते हैं आप लॉजिकली कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ किन किन होती है, शोर शराबा होता है, कोई नाराज़ होता है, कोई बात करता है। तो रिलेटिव से किन जोड़ लीजिए, किन इरिटेशन, या जोड़ लीजिए किथ। किथ मीन्स कित्थे बैठे हैं, यानी किथ एंड किन यानी कहाँ कौन क्या बात कर रहा है। तो अगर आप इसको इससे रिलेट करते हैं तो ये आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। अब चलते हैं 23rd इडियम की तरफ। 23rd इडियम इज निप इन द बड। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। इंग्लिश में आप कहेंगे टू चेक इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, टू चेक। अब यहाँ चेक का मतलब तो हमें ये याद है कि चेक माने तो जांचना होता है। तो यहाँ चेक का मतलब जांचना इनफॉर्मली होता होगा, लेकिन चेक का मतलब होता है कंट्रोल, रोकना। तो आपने सुना होगा पुलिस चेक पोस्ट, यानी पुलिस चेक का मतलब है कि आप आ रहे हैं, आपको रोका गया। जब कोई और आपको रोके तो आपको कंट्रोल करेगा तो वो चेक है, जब आप खुद रुकते हैं वो स्टॉप है। तो यहाँ आ गया टू चेक इन द बिगिनिंग, यानी किसी चीज़ को शुरू में ही कंट्रोल करना। ये जो निप है ये वर्ब है, इसका यूजेज बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। निप इन द बड, बड कहते हैं कली को और निप कहते हैं तोड़ने को। अगर कोई भी कली है, कली से फूल बनेगा, फूल से बीज बनेंगे, बीज नीचे गिरेंगे ज़मीन में, फिर नया फर्टिलाइजेशन होगा और फिर नए पौधे बनेंगे और फसल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को फसल बनने से पहले कली में ही अगर हम उसको निप कर दें, निप इस अंदाज को कहते हैं कि दो उंगली ली आपने और तोड़ दिया तो ये हो गया निप इन द बड। तो बड के दौरान, कली के दौरान ही आपने किसी चीज़ को निप कर दिया, तोड़ दिया,
तो आपने बिगिनिंग में ही रोक दिया। अब यहाँ पर है शुरू में ही किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना। मान लिया कि एग्जामिनेशन में ये वर्ड्स नहीं आए, एग्जामिनेशन में आया टू स्टॉप, एग्जामिनेशन में आया टू कंट्रोल, तो आपको ये देखना है कि ये वाली बात उन वर्ड्स में से किसी एक में दिख रही है कि नहीं। तो जिस वर्ड में भी दिख रही हो, क्योंकि एग्जामिनेशन का मतलब यह नहीं है कि इस एक्सप्रेशन के मीनिंग में यही बात दी जाए, यही फ्रेज दिया जाए, इस बात का एहसास कराते हुए कोई और फ्रेज और एक्सप्रेशन दी जा सकती है। तो आपको ये मैच करना है कि जो हमने सीखा वो किस एक्सप्रेशन के अंदर झलक रहा है, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो यहाँ वी और शुड लगा दीजिए, वी शुड निप। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। वी शुड निप आर बैड हैबिट्स इन द बड, वी शुड निप आर बैड हैबिट्स इन द बड। हमें अपनी खराबियों को शुरू में ही रोक देना चाहिए। तो पता ये चला कि हमने जो एक्स्ट्रा वर्ड्स डाले सेंटेंस बनाने में, तो उससे बड़ा तो ये एक्सप्रेशन है। तो ये हमारी टेक्निक है कि हमें एग्जामिनेशन में सही सेंटेंस देना है, ना कि बहुत लंबा सेंटेंस देकर हमें यह कहलाना कि हम इंग्लिश में बड़े स्कॉलर हैं। नो, आपको एक एररलेस सेंटेंस जिसमें एरर ना हो वो लिखना है, और सेंटेंस आपका बहुत ही छोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसको चाहें पैसिव वॉइस से बना लें, इविल्स शुड बी निप्ड इन द बड। अगर आपको लगता है कि मैं ऑब्जेक्ट यहाँ लगाऊं, लास्ट में लगाऊं, कन्फ्यूज़न में है, तो आप ऑब्जेक्ट का काम ही ख़त्म कर दें, पैसिव वॉइस से बना दें, एविल्स शुड बी निप्ड इन द बड। नेक्स्ट इज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है कि रिजेक्ट करना। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इलीगल डिक्लेयर करना, इलीगल डिक्लेयर करना। तो अब यहां पर जो डिक्लेयर करना वर्ब है वो आपको अलग से लगी हुई आएगी। नल एंड वॉइड आपका एडवर्ब का काम करेगा। तो ये हुआ हमारा मीनिंग नल एंड वॉइड को। अब हम देखेंगे कि लिंक कैसे बनाएं। लिंक हम इस तरह से बनाएंगे, अगर हमने रिजेक्ट किया तो किसी चीज़ की वैल्यू 0 कर दी। अगर कोई लीगल नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 है। ऑनेस्ट वर्ल्ड के अंदर, लीगल वर्ल्ड के अंदर, लॉफुल वर्ल्ड के अंदर, तो नल से आपने बनाया नील, और नील क्या होता है? 0। एक तो ये तरीका याद होने का हो सकता है। दूसरा आपका ये हो सकता है कि वॉइड में आप अवॉइड कर दीजिए। आपने ए लगाकर अवॉइड कर दिया। अगर आपने किसी को अवॉइड कर दिया तो उसको 0 वैल्यू कर दिया। तो इस तरह से आपको एक बहाना मिल गया याद करने का कि नल एंड वॉइड का मतलब होता है रिजेक्ट करना। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं द जज declared the papers null and void। तो ये हो गया आपका प्रॉपर यूजेज। ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा। शोर शराबा इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन। अब शोर शराबा ये वो नहीं होता है जो नॉर्मली नॉइज़ होती है। ये शोर शराबा इस सेंस में होता है कि वो ऑब्जेक्शन हो, लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो और वहाँ बहुत शोर मच रहा हो और वो उस काम को होने नहीं देना चाहते हों। तो ह्यू एंड क्राई हमारा मीनिंग हुआ। ह्यू एंड क्राई नाउन फ्रेज है। ये ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा, सब्जेक्ट पर आ जाएगा, नाउन फ्रेज। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? हम कहेंगे GST बिल was passed amid hue and cry. There was a lot hue and cry over GST बिल। तो hue and cry का मतलब शोर शराबा। तो इसका मतलब हुआ विरोध वाला शोर शराबा।
अब यहाँ पर ह्यू एंड क्राई, अब इसे रिलेट कैसे करें कि हम ये याद करें कि शोर शराबा से मतलब क्या है, जोड़ें कैसे इसको। तो क्राई का मतलब शोर मचाना भी होता है, क्राई का मतलब रोना भी होता है, और रोना क्या होगा, ऑब्जेक्शन शो करेगा। ये ह्यू किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। जब आप किसी स्टेज पर होते हैं और म्यूज़िक चल रहा होता है तो वेरियस कलर्स की लाइट्स आपके ऊपर आती हैं, कभी पर्पल, कभी वायलेट, कभी रेड, कभी पिंक, कभी ग्रीन, ब्लू, तो वो ह्यू ऑफ कलर्स होते हैं। जैसे कि पीकॉक प्लम देखें आप, उसका पंख देखें तो उसमें अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब आप स्कूल में जाएं, किसी पब्लिक जगह पर जाएं, प्लेस पर जाएं, तो वहाँ पर अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो जब वो एक यूनिजन ऑफ साउंड हो, मिक्स हो, तो वहाँ पर उसको ह्यू कहते हैं। अलग अलग तरह की झलक, आवाज़ें दिखने में कुछ ऐसा आए तो वो ह्यू होता है। जब पब्लिक होगी, शोर शराबा होगा, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात चिल्ला रहा होगा, तो वहाँ पर ह्यू ऑफ साउंड बन जाएगा। और क्राई का मतलब शोर शराबे से है, तो आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। अब चलते हैं ईडियम नंबर 26 की तरफ। 26 इन्स एंड आउट्स। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग। इसका मतलब है पूरा विवरण, पूरी जानकारी, एंटायर इंफॉर्मेशन। अब पूरा विवरण का मतलब है डिटेल्ड स्टडी या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये कुछ भी आप समझ लें। इन्स एंड आउट्स, तो ये क्या हुआ, नाउन फ्रेज। अब हम इसे नाउन है तो सब्जेक्ट पर यूज़ करें, ऑब्जेक्ट पर यूज़ करें, कॉम्प्लीमेंट पर यूज़ करें, कई तरह से यूज़ आप कर सकते हैं। अब हम इससे पहले कि इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करें, हम इसका लिंक बनाना सीखते हैं जिससे हमें ये लंबे टाइम तक याद रहे। तो लिंक कैसे बनाएंगे, अगर कोई भी मामला है, मैटर है, विषय है, तो आप उसके अंदर का और उसके बाहर का या बाहर के सभी तत्व, सभी जानकारियाँ लेना चाहेंगे, तो आपने उसकी इन्स, इनका प्लूरल बना दिया, नाउन के रूप में चला गया, और आउट्स, बाहर की सारी जानकारियाँ ले ली। जब आप अंदर और बाहर से किसी टॉपिक को पूरी तरह से जानते हैं तो आपके पास पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है। यह हुआ इसका लिंक याद करने का। तो आप इसका यूज़ बना सकते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू, अब ये पूरा उतार दीजिए, द इन्स एंड आउट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। आप चाहें इसको पैसिव वॉइस में बना लें। तो इन्स एंड आउट्स जो है फुल इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा। हमें एक बार एक यूजेज ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, यूज़ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस सो एज टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर, या देयर मीनिंग क्लियर। अगर एक से ज़्यादा है तो आपको ये सीखना है। 27th ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली, अब इर्रेगुलरली का कोई भी मीनिंग दे दे, कुल मिलाकर के जब आप इसका लिंक समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई भी ऑप्शन चूज करना बहुत आसान होगा। ऑफ एंड ऑन को, ये हमारा क्या है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब 3 तरह से यूज करते हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग में, सेंटेंस के मिड में, नोट की जगह पर और लास्ट में। तो लास्ट में जनरली एडवर्ब अधिकतर यूज किए जाते हैं, तो ऑफ एंड ऑन को हम ये मानकर चलेंगे कि लास्ट में यूज करना है। अब इसको रिलेट करना है कि इर्रेगुलर से कैसे याद रहे। देखिए, आप ऑफ का मतलब है डिस्कनेक्ट और ऑन का मतलब है कनेक्ट। स्विच ऑफ करते हैं आप, स्विच ऑन करते हैं आप, ऑफ में लाइट नहीं है, ऑन में लाइट है, तो लाइट को आपने, इलेक्ट्रिसिटी को इर्रेगुलर कर दिया। ऐसे ही आप कभी क्लास में चले जाते हैं
क्लास में कभी आप आ जाते हैं, हमेशा ऑन नहीं रहते हैं, तो आप क्या हो गए, इर्रेगुलर हो गए। तो ये ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ आपको याद दिला देगा कि इर्रेगुलर है। लिंक तैयार। अब इसका यूज करेंगे। ही इज ऑन, ये ऑन एंड ऑफ भी चलता है और ऑफ एंड ऑन भी चलता है। तो यहां पर आप इससे पूरा करेंगे, ही इज ऑफ एंड ऑन इन द क्लास। यू वर्कड ऑफ एंड ऑन दिस वीक। आपने इस वीक इर्रेगुलर काम किया है। तो बहुत छोटे से सेंटेंस में हमने अपनी बात पूरी कर ली। बरी द हैचेट, इसका मतलब होता है दुश्मनी समाप्त करना। दुश्मनी समाप्त करना इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम इसको? अब जब भी करना आ जाए तो समझो कि वो वर्ब है। टू एंड एनमिटी, ये वर्ड एनमिटी है, एनिमिटी नहीं होता। ENMITY, टू एंड END, टू एंड एनमिटी, दुश्मनी समाप्त करना। मीनिंग हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब लिंक बनाना है। सबसे पहले बरी का मतलब होता है दफनाना, मिट्टी के अंदर दबा देना। हैचेट एक वेपन होता है जो नाइफ जैसा होता है कुछ, उसमें यहाँ कुछ कांटे टाइप दिखाए जाते हैं और फिर ऐसे करके कुछ होता है और यहाँ पर हैंडल होता है और ये खंजर की तरह काम करता है। अगर आप ये जो दुश्मनी का प्रतीक है, अगर आप इसको मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो जब आपने हथियार ही दबा दिए तो दुश्मनी खत्म हो गई, खतरा टल गया। तो हैचेट मीन्स ये खंजर, बरी मीन्स आपने दबा दिया तो दुश्मनी समाप्त हो गई। अब आपको हमने बताया था अगर नेगेटिव कुछ एक्सप्रेशन है तो वी शुड नॉट लगा दीजिए और पॉजिटिव है तो वी शुड, तो यहाँ लगा देंगे हम वी शुड बरी द हैचेट नाउ। आपका परफेक्ट सेंटेंस बन गया। इन ल्यू ऑफ का मीनिंग है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मतलब हो गया किसी के स्थान पर। इन ल्यू ऑफ किसी के स्थान पर, तो ये एक तरह से फ्रेज प्रेपोजिशन की तरह से यूज हो रहा है। अगर आप एक इंसान को दूसरे इंसान की जगह लगाना चाहते हैं या उनकी जगह बदलते हैं तो एक के स्थान पर दूसरा आ गया, तो ये सेंस है। ये किन्हीं वर्ड्स में आपके सामने आ जाए, अगर प्लेस चेंज हो रहा है और ए की जगह बी को, बी की जगह ए को बदला जा रहा है तो वहाँ पर इन ल्यू ऑफ आएगा। तो यहाँ पर ये आपका प्रेपोजिशन हो गया, फ्रेज है, और यहाँ पर आपको लिंक करना है कि याद कैसे रहे। हमारे रीजन में लिए को लियो बोलते हैं, आपके लियो, तो किसके लियो? इस स्थान, इस व्यक्ति के स्थान को बदलने के लियो। लियो मीन्स लिए, तो लियो से लिए आप याद रख सकते हैं। या कोई भी एक्चुअल बात तो यह है कि ये सब बेतुकी बातें हैं। अब हमें कोई भी बेतुकी बात ऐसी यहाँ सेट करनी है कि इन प्लेस से लिंक कर जाए और मुझे याद रह जाए। इनका कोई वजूद नहीं है जो हम लिंक बनाते हैं, दिस इज ओनली जस्ट टू कनेक्ट, ये केवल कनेक्ट करने के लिए हैं। तो आप इसका यूज इस तरह से करेंगे, आई यूज्ड दिस पेन इन ल्यू ऑफ दैट वन, यानी मैंने पेन ये वाला यूज किया उस वाले के स्थान पर। आई परचेज्ड बुक्स इन ल्यू ऑफ पेन्स, स्टेशनरी, नॉवेल्स, किसी भी तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को बदल लेंगे। इसको आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ही एक्सेप्टेड 60,000 रुपीज इन ल्यू ऑफ हिज क्लेम ऑफ अ बाइक, यानी वो बाइक का क्लेम कर रहा था, उसने बाइक को छोड़कर बाइक के स्थान पर 60,000 रुपीज ले लिए। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर होता है ईमानदारी वाला, यानी ऐसी कोई भी बात जो ईमानदारी से भरा हुआ हो या भरी हुई हो, ईमानदारी वाला।
बिल्कुल बेस्ड ऑन ऑनेस्टी। अब बेस्ड ऑन ऑनेस्टी हो, जस्टिफाइड हो, ईमानदारी की झलक आपको अपने ऑप्शन माननी चाहिए, वही आपका आंसर होगा। अब फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर क्या होगा? ये एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, ये एडवर्ब की तरह काम कर सकता है। अब फेयर एंड स्क्वायर हो गया विशेषता, ईमानदारी वाली नीति, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे आई बिलीव इन फेयर एंड स्क्वायर डील। मुझे फेयर एंड स्क्वायर डील चाहिए। अब इसका लिंक कैसे बनाइए, हमें याद कैसे रहे? तो अगर कोई चीज स्क्वायर है और आपने इस स्क्वायर को बहुत ही फेयरली यहां पर बनाया है, इसमें कोई खराबी नहीं है, चारों साइड्स आपके बराबर है, तो ईमानदारी से आपने पूरा चारों तरफ से ईमानदारी बरती है। फेयर सही से बनाकर दिखाया है, कहीं कुछ छिपाने की कोशिश नहीं है। तो बस अब ये आपको याद रह जाएगा कि फेयर आपने दिखा दिया कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। स्क्वायर बिल्कुल क्लियर आपने स्क्वायर बनाया, कहीं कुछ कम कोई ज़्यादा लेंथ और हाइट आपने नहीं रखी, ब्रेड्थ नहीं रखी। तो फेयर एंड स्क्वायर ईमानदारी वाला आपको याद रह जाएगा। इसी तरह से अपने इडियम्स को 100 तक ले जाने के लिए हम हैं आपके साथ, और जल्दी मिलेंगे इस तरह की दूसरी वीडियोस में, उम्मीद करते हुए कि ये इडियम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये इडियम्स बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वे व्यूअर्स जो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं वो इस हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स के ज़रिए हमसे जुड़े रहें। हम उनका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे सही टाइम से। तो मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।